अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। और आज हम 9 क्लास फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स कर रहे हैं और उसकी वर्क एग्जांपल्स कर रहे हैं सारी। तो ये उसकी पहली वर्क एग्जांपल है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कहता है अ कार ऑफ मास 800 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स। एक गाड़ी है जिसका मास कितना है? 800 kg है और वो 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रही है। कहता है इट्स मोमेंटम कैन बी कैलकुलेटेड एज, बताओ इसका मोमेंटम कितना कैलकुलेट हो सकता है। तो सिंपल सा सवाल है ये। तो डेटा बनाओगे। सबसे पहले एम दिया हुआ है, मास है जो कि कार का 800 kg है। उसके बाद जो है आपको वेलोसिटी दी हुई है, वो कितनी दी हुई है? 2 मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स। उसके बाद मोमेंटम निकाल लो बस। ये तो बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है। मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता है, P इज इक्वल्स टू mv, और P आपको निकालना है, इसको ऐसे लिख दो। मास कितना है? 800 kg, इसे मल्टीप्लाई करा दो। वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 2 मीटर पर सेकेंड। इसे यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ। 800 को जब 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो मोमेंटम तुम्हारे पास क्या निकल के आ जाएगा? P विल बी इक्वल्स टू 1600, और मोमेंटम का यूनिट न्यूटन सेकेंड। मूव करते हैं सेकेंड वर्क एग्जाम्पल की तरफ। A 60 kg ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक 60 kg का ऑब्जेक्ट है जो कितनी वेलोसिटी से चल रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड से। कहता है व्हाट इज इट्स मोमेंटम। बड़ा सिंपल सा सवाल है। क्या करोगे? सबसे पहले डेटा बनाओगे। डेटा में क्या क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है m, जो कि मास है ऑब्जेक्ट का 60 kg। उसके बाद वेलोसिटी दी हुई है, कितनी वेलोसिटी से चल रहा है वो? 5 मीटर पर सेकेंड। फिर कहता है मोमेंटम बताओ कितना होगा इसका। बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है ये तो। सॉल्यूशन, मोमेंटम का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, दैट इज P इज इक्वल्स टू mv। इस क्वेश्चन में तो ना कन्वर्जन है ना कुछ है, सीधा सीधा बस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है, आंसर निकल जाएगा। मोमेंटम निकालना है, उसे ऐसे लिख दो। मास कितना दिया हुआ है आपको? 60 kg, और इसे मल्टीप्लाई करा दो वेलोसिटी से, वो क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड। 60 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका मोमेंटम क्या आएगा? इधर कंटिन्यू कर रहा हूँ ये। मोमेंटम आपके पास आ जाएगा निकल के 300, और इसका यूनिट क्या होता है मोमेंटम का? न्यूटन सेकेंड्स। मूव करते हैं वर्क एग्जाम्पल 3 की तरफ। फाइंड द फोर्स दैट कैन स्टॉप अ बॉडी टू रेस्ट इन 4 सेकेंड्स फ्रॉम इट्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड। द मास ऑफ अ बॉडी इज 3 kg। कह रहे एक बॉडी है जिसका मास है 3 kg और वो 16 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। अब एक ऐसी फोर्स निकाल के बताओ कि इस चलती हुई बॉडी को, जिसका मास 3 kg है, उसको 4 सेकंड के अंदर तुम रोक लो। यानी चलते में वो चल रही है गाड़ी, और कोई एक ऐसी फोर्स निकालो जिससे जिससे तुम उसे 4 सेकंड के अंदर रोक दो। सही है? उम्मीद अच्छे से समझ गए होगे सवाल। अब देखो, जब तुम कोई चलती हुई चीज़ को देखते हो तो तुम्हारे लिए तो इनिशियल वेलोसिटी उस वक्त वही होगी ना जो उसको जिस जिस चीज़ को जिस स्टेट में तुमने देखा है। सही है? तो तुमने इस वक्त जो है गाड़ी को 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते हुए देखा है, मान लो। अब जब तुम उसके लिए एक ऐसी फोर्स निकाल लो जिससे तुम्हें उसको रेस्ट में लाना है, गाड़ी को क्या करना है? आपको स्टॉप करना है। ऐसी फोर्स निकालो जो 4 सेकंड में चलती हुई गाड़ी को रोक दे। तो तुम्हें जब रेस्ट में लाना है उस बॉडी को, तो उस बॉडी की मैं कह लूँ कि जो फाइनल वेलोसिटी होगी तुम्हारे लिए, तुम्हारे पर्सपेक्टिव से, वो क्या होगी? 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि इन दी एंड उस गाड़ी को रुकना ही है। सही है? तो डेटा बनाते वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है इनको, इस टाइप के क्वेश्चंस में, क्योंकि फिर आप बोलोगे ये वी एफ कहाँ से आ गया इसके अंदर। तो वी एफ तो खुद ही कॉन्सेप्ट दिया हुआ है उसने क्वेश्चन के अंदर। वो खुद बोल रहा है कि आपको गाड़ी को क्या करना है? रेस्ट में लाना है। तो रेस्ट में लाओगे तो उसकी फाइनली वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो वी एफ इस केस में 0 मीटर पर सेकंड होगा। ये सिर्फ वी एफ और वी आई की वैल्यूज़ जो है ना, सिर्फ सवाल को समझ के अगर आपने पढ़ लिया ना तो फिर आप सही पुट कर सकते हैं। और अगर इनकी वैल्यूज़ में कहीं आपने गलती कर दी, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ट्रिकी जिसमें वी एफ और वी आई का कॉन्सेप्ट जो है समझना होता है पढ़ के, तो अगर आपने उस जगह पे जो है वी एफ और वी आई की वैल्यूज़ में हेरा फेरी कर दी कोई, तो फिर आपका आंसर गलत आ सकता है। ठीक है? तो डेटा के अंदर सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सबसे पहले आपको एक दिया हुआ है टाइम, दैट इज 4 सेकेंड, और एक वेलोसिटी दी हुई है जो इनिशियल है, वी आई कितनी है? 16 मीटर पर सेकेंड, और फाइनली उसकी वेलोसिटी क्या हो जानी है? आपको पता है वी एफ, वो रुक जाएगी गाड़ी, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। और साथ ही साथ आपको मास भी दिया हुआ है डेटा में, 3 kg बॉडी का। फिर कह रहा है अब बताओ वो फोर्स कितनी होगी जो 4 सेकेंड में इस बॉडी को रोक दे।
देखो ये सवाल जो है दो तरीके से आपके पास अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, अगर आप अपनी सिलेबस में रिस्ट्रिक्टेड हैं तो आपके सिलेबस के हिसाब से भी ये सवाल दो तरीके से हो सकता है। या तो इसमें आप क्या करो, आप पहले एक्सेलरेशन निकाल लो और फिर आपको मास दिया हुआ है एफ इजिकल्स टू एम ए के फॉर्मूले से फोर्स निकाल लो, या फिर आपने एक मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स की डेरिवेशन की है मेरे साथ और मैंने आपको वीडियो में भी कराई हुई, जहाँ पे हमने इनिशियल मोमेंटम पी आई और पी एफ के फॉर्मूलाज को डिस्कस किया था। याद होगा आपको, पी आई का फॉर्मूला एम वी आई था और पी एफ का फॉर्मूला एम वी एफ था। तो आप चाहो तो पी आई और पी एफ पहले इससे निकाल लो। जब दोनों मोमेंटम आपके पास निकल जाएं तो फिर आप जो है क्या कर सकते हो, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एफ टी वाले फॉर्मूले से आप इसे निकाल सकते हो। डेल्टा पी की जगह आप क्या लिख सकते हो, पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल्स टू एफ टी। अब पी आई और पी एफ आपको मिल जाएगा, आप इन दोनों फॉर्मूला से निकाल लोगे, दोनों वैल्यूज को पुट करो, माइनस करो, टी यहाँ पे एफ से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब टी डिवाइड होगा तो आपके पास एफ निकल आएगा। ठीक है, अब या तो इस तरह कर लो या एक और तरीका है इसका करने का, पहले आप एक्सेलरेशन निकाल लो। जब आप एक्सेलरेशन निकाल लोगे तो उसे न्यूटन के सेकंड लॉ वाले फॉर्मूले में पुट करके फोर्स निकाल लो, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देखो मैं आपको जो है वही वाले तरीके से करा रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा सिंपल है तरीका। सिंपल तो ये भी है, कोई मसला नहीं है, इससे भी कर सकते हो। यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ इसका सोल्यूशन। तो क्या करो, आपको पता है कि वी नो F इज इक्वल्स टू एम ए, इस वाले फॉर्मूले से हमें फोर्स निकालनी है। तो लेकिन हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखो तो एक्सेलरेशन नहीं है, मास तो है, एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन तो हम क्या करेंगे, सो फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का सिंपल फॉर्मूला लगा लो आप। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, या डेल्टा वी ओवर टी कर लो। डेल्टा वी किसके बराबर होता है, वी एफ माइनस वी आई के। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी एफ कितना है आपके पास 0 मीटर पर सेकेंड, वी आई कितना है 16 मीटर पर सेकेंड, और इसे डिवाइड करा दो, टी कितना दिया हुआ है 4 सेकेंड से। तो आपके पास जो एक्सेलरेशन आएगी वो कितनी आएगी, ऊपर तो 0 माइनस 16 16 ही रह जाएगा, और माइनस 16 को जब डिवाइड करोगे 4 से तो आपके पास क्या आ जाएगा -4 और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये एक्सेलरेशन माइनस की कैसे हो गई, एक्सेलरेशन माइनस की होती है तो वो डीसेलरेशन से लिखते हैं। आप उसको जो है चाहो तो जब आप एक्सेलरेशन निकालो और आपके पास माइनस की आए तो उसको जो है ये ऐसे भी शो करा सकते हो आप, ये डीसेलरेशन होती है एक्चुअली। ठीक है, और ये आपके पास क्या आया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो ये एक्सेलरेशन माइनस की आई क्यों है, अभी आपको पता चलेगा। नाउ यूजिंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ, तो अब क्या कर लोगे, F इजिकल्स टू एम ए, और F आपको निकालना है तो ऐसे ही रहने दो। M कितना है तुम्हारे पास, क्वेश्चन में गिवन था 3 kg, इसे मल्टीप्लाई करा दो, एक्सेलरेशन जो ऊपर निकाली है तुमने और वो माइनस के साथ ही लेना सेकेंड स्क्वायर। तो 3 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई कराओगे -4 से तो आपके पास क्या आ जाएगा 12 आएगा, और माइनस का 12 आएगा। तो अब सवाल ये बनता है कि ये माइनस फोर्स माइनस की कैसे आ गई भाई, एक्सेलरेशन माइनस की होती है तो वो तो डीसेलरेशन हो जाती है, फोर्स माइनस की कैसे हो सकती है। तो ये फोर्स बिल्कुल फोर्स कभी माइनस की नहीं हो सकती, बट दिस नेगेटिव साइन इज शोइंग कि जो फोर्स आपने निकाली है वो अपोजिंग नेचर की, क्योंकि देखो गाड़ी सामने से चलती हुई आ रही है 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो तुम अपोजिट नेचर की फोर्स ही लगाओगे ना उसे रोकने के लिए, सामने से एक ऐसी फोर्स ही लगाओगे ना जो उस फोर्स के अपोजिट हो जो उस गाड़ी को चला रही है, तो सामने से ही रोकोगे ना उसको। तो ये नेगेटिव साइन सिर्फ क्या शो कर रहा है कि जो फोर्स है निकल के आई है वो जो है अपोजिंग नेचर की है। सही है, यहाँ पे आप अगर चाहो सोल्यूशन के एंड में अपने पास ये भी लिख सकते हो, नेगेटिव साइन शोज दैट फोर्स इज ऑफ अपोजिंग नेचर। मूव करते हैं फोर्थ वर्क एग्जाम्पल की तरफ। अ गन ऑफ मास 8 kg फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है एक गन है जिसका मास है 8 kg, वो एक बुलेट फायर करती है और उस बुलेट का मास कितना है 40 ग्राम है, और जिस वेलोसिटी से यानी जिस स्पीड से वो बुलेट फायर कर रही है गन, वो स्पीड कितनी है 100 मीटर पर सेकेंड है। कहता है कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। रिकॉइल वेलोसिटी क्या होती है, कभी भी अगर आपने शादी ब्याह में या कहीं भी गन वन चलते हुए देखी होगी तो गन जब भी चलती है तो वो जब बुलेट फायर करती है तो बुलेट फायर करने के बाद वो बैक मारती है गन, देखा होगा आपने,
यानी बुलेट निकलती है गन में से और गन जो है एकदम से बैक मारती है। तो ये जो गन बैक मारती है ये किसी भी गन की क्या होती है, रिकॉइल वेलोसिटी होती है कि कितनी स्पीड से वो पीछे हुई है बुलेट निकालने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो डेटा बनाते हैं। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का न्यूमेरिकल है, जो टॉपिक हम अच्छे से क्लास में कर चुके हैं, याद होगा आपको। m1u1 प्लस m2u2 इजिकल्स टू m1v1 प्लस m2v2, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था, ये उसी से सॉल्व होगा। देखिए सबसे पहले डेटा बनाते हैं। डेटा में आपको देखो क्वेश्चन में दो मासेस दिए हुए हैं, एक गन का मास दिया हुआ है और एक बुलेट का मास दिया हुआ है। तो एक मास को m1 मान लो और वो गन का रख लो। m1 क्या है, गन का मास है, दैट इज 8 kg। उसके बाद m2 बुलेट का मास कंसिडर कर लो, वो कितना दिया हुआ है, 40 ग्राम दिया हुआ है। तो देखो m2 जो दिया हुआ है वो तुम्हें 40 ग्राम दिया हुआ है। देखो या तो दोनों मासेस को किलोग्राम में ले आओ या फिर एक मास को जो है, अब देखो यहाँ पे जो m2 दिया हुआ है ना आपको वो ग्राम में दिया हुआ है और m1 जो दिया हुआ है वो किलोग्राम में दिया हुआ है। तो या तो दोनों को किलोग्राम में ले आओ या फिर दोनों को ग्राम में ले आओ, क्योंकि एक ही क्वांटिटी के दो अलग अलग यूनिट्स को आप ऐड, मल्टीप्लाई या फिर सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे, यूजुअली हम ज़्यादातर केसेस में क्या कर रहे होते हैं, मास जो ले रहे होते हैं वो किलोग्राम में ले रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 40 ग्राम को भी कन्वर्ट कर लेंगे किलोग्राम में। क्योंकि देखो ना यार, मैं तुमसे बोलूँ कि एक लकड़ी और एक लकड़ी कितने होंगे तो तुम बोलोगे दो लकड़ियाँ, लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूँ कि एक लकड़ी और एक चप्पल कितने होंगे तो तुम बोलोगे बनेंगी तो ये दो चीज़ें, लेकिन बनेगा क्या ये थोड़ी पता हमें। यानी मैं आपसे ये कह सकता हूँ, इसी तरह ये चीज़ को रिलेट कर सकता हूँ यहाँ पे कि 1 kg और 1 kg कैन बी 2 kg, राइट, बट 1 kg एंड 1 ग्राम इज इक्वल्स टू, इसको आप मैग्नीट्यूड में तो दो बोल सकते हो लेकिन यूनिट में क्या बोलोगे। तो आई होप आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो 40 को क्या करोगे, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.04 kg, ये कन्वर्ट हो गया। फिर कहते हैं मास ऑफ 40 ग्राम विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। ये जो 100 मीटर पर सेकंड दी हुई है ये बुलेट की वेलोसिटी दी हुई है आपको। फिर कह रहा है कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। तो जो मास तुमने गन के लिए लिया है वही वेलोसिटी भी गन के लिए लेना है। यानी आपसे अगर ये बोल रहा है कि m2 इज द मास ऑफ बुलेट, तो वो जो वेलोसिटी आप लोगे उसको भी, अगर मास को बुलेट के m2 रखा है तो उसकी वेलोसिटी को भी क्या रखोगे, v2 रखोगे। तो वो कितनी दी हुई है, 100 मीटर पर सेकंड, और ये कन्वर्टेड है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसा ही सिस्टम है अपने। फिर कहते हैं कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। तो गन का मास तुमने m1 लिया था तो उसकी वेलोसिटी क्या लोगे, v1 ले लोगे। ठीक है, ये निकालने को वो तुमसे बोल रहा है। और इससे पहले अब यहाँ पे एक बात और है देखने वाली कि अगर गन चली नहीं है अभी, मतलब गन आपने चलाई नहीं है, तो उस वक्त गन की वेलोसिटी और बुलेट की वेलोसिटी क्या है। तो आप बोलोगे जब गन चली नहीं है तो गन की वेलोसिटी उस वक्त क्या होगी, गन की वेलोसिटी भी जीरो होगी और बुलेट जो अंदर रखी हुई है अभी जब चली नहीं है तो उसकी भी वेलोसिटी जीरो होगी। तो उनकी वेलोसिटीज को आप यहाँ पे क्या कंसिडर कर लो, u1 किसकी हो जाएगी, गन की वेलोसिटी जो अभी चली नहीं है तो 0 मीटर पर सेकंड, और u2 किसकी हो जाएगी, बुलेट की वेलोसिटी, वो भी अभी गन के अंदर ही है तो उसकी भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड। जब चली नहीं है तो हमने ये जो u लिया है इस केस के अंदर, ये इनिशियल वेलोसिटीज ली है किसकी, गन की और बुलेट की। तो इनिशियल वेलोसिटी उनकी क्या होगी, 0 ही होगी। अब क्या करना है हमें, v1 निकालना है। तो सॉल्यूशन में क्या करोगे आपको बताइए न्यूमेरिकल किससे सॉल्व होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, आपको याद होगा जब हमने क्लास में डिस्कस किया था। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये अक्सर जो है शॉर्ट के अंदर मैंने देखा है, तो इसको ज़रा गौर से समझिएगा बिल्कुल। अब मैं क्या करता हूँ यूजुअली इस क्वेश्चन के अंदर उस चीज़ को सब्जेक्ट बना लेता हूँ जो मुझे निकालनी है। तो क्या निकालना है हमें, v1 निकालना है। सही है, क्या निकालना है हमें, v1 निकालना है। तो जो चीज़ निकालनी है उसको पहले सब्जेक्ट बना लो। सब्जेक्ट बनाने से मुराद क्या है कि उसको इजिकल्स टू के इधर या उधर अकेला कर लो। तो अगर तुम्हें v1 को अकेला करना है तो सबसे पहले तो इससे जान छुटानी होगी, इस वाली टर्म से। तो m2 v2 यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इजिकल्स टू के। तो इसको यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। इधर क्या था आपके पास, m1 u1 प्लस m2 u2, और ये प्लस का है, इधर आगे क्या हो जाएगा इजिकल्स टू के, माइनस का हो जाएगा, और m2 v2, और इजिकल्स टू के इस तरफ क्या रह जाएगा आपके पास, सिर्फ m1 v1। अब इसको सीधा करके लिख लो पहले, m1 v1 विल बी इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2
u2 माइनस m2 v2। v1 निकालना है, उसको सब्जेक्ट बनाना था, तो m1 यहाँ पे अभी v1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, इजिकल्स टू के डिवाइड हो जाएगा, तो v1 यहाँ पे रह जाएगा अकेला, और m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस m2 v2, इसे डिवाइड कर दो किसके साथ, m1 के साथ। अब क्या है, सिर्फ वैल्यूज को पुट करो और आंसर निकाल लो। v1 निकालना है आपको, इसको ऐसे लिख दो। m1 क्या है आपके पास, 8 kg। उसके बाद u1 क्या है आपके पास, 0 मीटर पर सेकेंड। मैं यहाँ पे जो है ना साथ में फॉर्मूले के अंदर यूनिट्स पुट नहीं कर रहा क्योंकि फिर जगह नहीं बचेगी आगे, तो डायरेक्ट जो है वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। m1 क्या है आपके पास 8 और u1 उससे मल्टीप्लाई होगा, वो क्या है 0, फिर बीच में प्लस का साइन। उसके बाद m2 क्या है 0.04 और वो मल्टीप्लाई होगा u2 से, u2 भी क्या है 0 आपके पास, और उसके बाद माइनस, और m2 क्या है 0.04 और वो मल्टीप्लाई होगा किससे, v2 से, दैट इज 100, और फिर ये सब हो जाएंगे डिवाइड किससे, m1 से, दैट इज 8। ठीक है, अब ऊपर वाली वैल्यूज को सबको जो है सॉल्व करो। 8 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 ही हो जाएगा, फिर प्लस 0.04 मल्टीप्लाई बाय 0 भी 0 हो जाएगा, फिर माइनस 0.04 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपके पास क्या आएगा 4, और नीचे डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा 8। अब इसे आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, देखो 0 और 0 तो प्लस होकर 0 ही रहेंगे, तो ऊपर तो आपके पास सिर्फ क्या रह जाएगा -4 रह जाएगा और नीचे 8 रह जाएगा, तो v1 विल बी इक्वल्स टू -4 अपॉन 8। तो क्या करोगे इसे, 4 1 4, 4 2 8, 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 0.5। v1 आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का 0.5, और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी माइनस की कैसे हो गई भाई, ये माइनस का साइन ही तो दिखा रहा है कि ये रिकॉइल वेलोसिटी है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो नेगेटिव साइन विद वेलोसिटी shows that velocity, या फिर ऐसे लिख लो that it's a recoil velocity। मूव करते हैं वर्क एग्जाम्पल 5 की तरफ। फाइंड द फोर्स दैट कैन एक्सेलरेट अ बॉडी ऑफ 50 kg मास अप टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर मीटर सेकेंड -2। बड़ा सिंपल सा न्यूटन सेकेंड लॉ का न्यूमेरिकल है ये। डेटा बनाओ, सिर्फ वैल्यूज पुट करो और आंसर निकाल लो। डेटा में क्या क्या दिया हुआ है आपको, m दिया हुआ है 50 kg, उसके बाद जो है आपको एक्सेलरेशन दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कह रहा है f निकाल लो। बस क्या है इसके अंदर, बस न्यूटन का सेकेंड लॉ वाला फॉर्मूला पुट करो और आंसर निकाल लो। सॉल्यूशन क्या करोगे, यूजिंग f इजिकल्स टू ma, वैल्यूज को पुट करो, f निकालना है तुम्हें, उसे ऐसे ही रहने दो। m कितना दिया हुआ है 50 kg, उसे मल्टीप्लाई करा दो किससे, एक्सेलरेशन से, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। f क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, 50 मल्टीप्लाई बाय 5 कराओगे तो f विल बी 250, और फोर्स का यूनिट न्यूटन। मूव करते हैं वर्क एग्जाम्पल 6 की तरफ। कहता है फाइंड द फोर्स दैट स्टॉप्स अ कार ऑफ 1000 kg मास फ्रॉम इट्स वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर्स। एक ऐसी फोर्स निकालो जो एक 1000 kg मास के कार को स्टॉप करती है, और जब उसकी वेलोसिटी क्या थी 72 किलोमीटर पर आवर, यानी ये आपको इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है। ये काफ़ी सिमिलर क्वेश्चन है वर्क एग्जाम्पल 3 जैसा, जो अभी हमने वर्क एग्जाम्पल 3 की थी जिसमें अपोजिंग नेचर की फोर्स निकाली थी हमने। बस इसमें आपको क्या दे दिया है, कह रहा है ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर्स। ये एक एडिशन है इसके अंदर। एक गाड़ी है जो इनिशियली 72 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, और उसका मास कितना है 1000 kg है। उस वक्त आपको उस क्वेश्चन में उसने क्या दे दिया था आपको कि 4 सेकंड के अंदर रोकनी है आपको ये गाड़ी। इस वक्त आपको क्या दे दिया है, आपको डिस्टेंस दे दिया है कि 40 मीटर्स के अंदर एक ऐसी फोर्स जनरेट करो जो 1000 kg की
कार जिसकी वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर है उसको आप स्टॉप कर सको। और ये फोर्स भी ऑब्वियसली जो है नेगेटिव की आएगी क्योंकि अपोजिंग नेचर की है। ठीक है, तो सबसे पहले तो डेटा बनाते हैं। डेटा में आपको क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, दैट इज 1000 kg। उसके बाद आपको दी हुई है वेलोसिटी v, ये दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर। और किलोमीटर पर आवर के अंदर हम वेलोसिटी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये एक कन्वर्जन मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 के जब न्यूमेरिकल्स करा रहा था तो वहाँ भी बहुत जो है खुल के समझाई थी, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने वाली कन्वर्जन। एक दफ़ा इधर भी जल्दी से दिखा देता हूँ, देख लो। देखो 72 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि 72 किलोमीटर कितनी देर में, 1 घंटे में पर आवर। नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ आर के साथ, तो क्या है 1 लिखा हुआ है ना। 1 घंटे में 72 किलोमीटर। तो अगर तुम्हें 72 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो तुम क्या करोगे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो 72 किलोमीटर में कितने होंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करके देख लो तो कितने हो जाएंगे, 72,000 मीटर। ये ऊपर हो गई मीटर वाली वैल्यू कन्वर्ट। अब नीचे वाली आर से सेकंड में लेके जाना है, तो आर से सेकंड में कैसे जाएंगे, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। अब नीचे वाली वैल्यू तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, ऊपर वाली जो है 72,000 मीटर और नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास 60 इंटू 60 कर लोगे और फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो वही रह जाएगा। तो नीचे क्या रह जाएगा, 3600 सेकेंड्स। अब 72,000 को डिवाइड कर दो किससे, 3600 से, तो तुम्हारे पास क्या आएगा निकल के, आंसर आएगा 20। और ऊपर वाला यूनिट देखो मीटर है, नीचे वाला क्या है सेकंड है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो इसकी कन्वर्टेड वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 20 मीटर पर सेकंड। और ये वेलोसिटी आपको कौन सी दी हुई है, वी आई दी हुई है, सही आपको पता है। और अल्टीमेटली वी एफ आपके पास क्या होगा, क्योंकि आपको स्टॉप करनी है गाड़ी, इन द एंड रुकेगी, तो वो क्या होगी 0 मीटर पर सेकंड। उसके बाद आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से, और वो कितना दिया हुआ है 40 मीटर। कहता है फोर्स बताओ एक अपोजिंग नेचर की जो कि इस चलती हुई गाड़ी को जो है 40 मीटर के डिस्टेंस के अंदर रोक दे। तो आपको पता है कि अब क्या, अगर फोर्स चाहिए तो आपको बाय फॉर्मूला एक चीज़ पता है, पिछला वाला जो हमने सवाल किया था वो क्या था, हमें फोर्स किससे निकालनी है, F = ma से। और पिछली बारी में तो हमने एक्सेलरेशन आराम से निकाल ली थी, वहाँ पे VF भी दिया हुआ था, VI भी दिया हुआ था और T भी दिया हुआ था, तो एक्सेलरेशन आराम से निकल गई थी। अब इस केस में आपको T तो नहीं दिया हुआ, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालें। पहली बात तो ये, या तो दूसरा वाला वो तरीका मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स वाली जो हमने डेरिवेशन की थी, उसमें जो हमने इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम निकाला, लेकिन उधर डिस्टेंस का कहीं जिक्र नहीं है। तो अब तो आप फंसी गए हो, आपको इसी तरीके से ये सवाल करना है। और वर्क एग्जाम्पल 3 में आपने आराम से एक्सेलरेशन निकाल ली थी, इधर नहीं निकल ली है एक्सेलरेशन आराम से। तो क्या करोगे, M तो आपको पता है, A के लिए फॉर क्या लिखोगे, फर्स्ट फॉर A। सबसे पहले A के लिए काम करते हैं। तो A के लिए कोई एक ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसके अंदर टाइम का जिक्र ना हो रहा हो और एक्सेलरेशन का जिक्र भी हो रहा हो। तो आपको याद होगा कि हमने जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, जिसकी डेरिवेशन भी की थी हमने, तो उसके अंदर जिक्र था एक्सेलरेशन का, दैट इज 2as = vf² - vi²। यानी उधर vf और vi का जिक्र था विदाउट टाइम, तो एक्सेलरेशन वहां से हम निकाल सकते हैं। देखो क्या लिखोगे, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, 2as = vf² - vi का स्क्वायर। तो आपको एक्सेलरेशन निकालनी है, एक्सेलरेशन को अकेला करना पड़ेगा, यानी इक्वल्स टू के इधर, तो 2s एक्सेलरेशन से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या रह जाएगी, अकेली रह जाएगी। और vf² - vi² और 2s आपके पास नीचे आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे s भी आपके पास, vf², vf भी है, vi भी है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आप आराम से निकाल सकते हो, सब डेटा में गिवन है आपको। एंड मेक श्योर कि भाई जब vf और vi की वैल्यूज़ को पुट कर रहे हो तो उनकी वैल्यूज़ का स्क्वायर भी किया करो, डायरेक्ट जो है विदाउट स्क्वायर निकाले जो है सॉल्व नहीं करना शुरू कर दिया करो सवाल को। अक्सर मैंने ये गलती देखी और मैं बार बार हाईलाइट करा रहा हूँ। ये यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन = vf की जगह क्या पुट करोगे, vf की वैल्यू, ये रही vf की वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड और इसका स्क्वायर, फिर
वी आई कितना दिया हुआ है आपको 20 मीटर पर सेकंड जो आपने कन्वर्ट किया था, ठीक है, -20 मीटर पर सेकंड और इसका भी स्क्वायर। उसके बाद नीचे क्या है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2s और 2 कांस्टेंट और s आपके पास क्या है 40 मीटर डिस्टेंस। अब पहले ऊपर वाला सॉल्व कर लो, 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 400 और ऊपर माइनस का 400 ही रह जाएगा क्योंकि 0 है ऊपर, तो 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा और 0 माइनस कोई चीज़ तो वो वही की वही रहती है। तो ये ऊपर क्या रह जाएगा -400 डिवाइडेड बाय नीचे 2 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 80 और एक्सेलरेशन फाइनली आपके पास क्या आ जाएगी 400 -400 डिवाइडेड बाय 80 दैट विल बी इक्वल्स टू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये माइनस की एक्सेलरेशन क्यों आई है, क्योंकि फोर्स अपोजिंग नेचर की आनी है तो एक्सेलरेशन भी दायरे माइनस की ही आएगी। अब यहां कंटिन्यू कर रहा हूं इसका। नाउ यूजिंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ इज F इजिकल्स टू ma और m आपको क्वेश्चन में गिवन था, a आपने इतनी जिद्दोजहद के बाद निकाल लिया, m ये क्या है 1000 kg और a आपने ये निकाल लिया, तो F इज इक्वल्स टू m कितना है 1000 kg, इसे मल्टीप्लाई करा दो, जो एक्सेलरेशन आपने निकाली है -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपके पास F क्या आ जाएगा 5000 और वो भी माइनस का, और फोर्स का यूनिट न्यूटन। फोर्स माइनस की क्यों आई है आपको पता है, क्योंकि ये एक अपोजिंग नेचर की फोर्स है, जो आपको जाहिर है गाड़ी रोकने के लिए एक अपोजिंग नेचर की फोर्स ही रिक्वायर्ड होगी ना, ये आपको मैं अच्छे से वर्क एग्जाम्पल 3 में बता चुका हूँ। तो आप फिर नीचे लिखना लाजमी होता है, क्योंकि देखो फोर्स इन रियलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, अगर आ रही है तो फिर उस आने का आपको रीजन भी फिर मेंशन करना जरूरी होता है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे इधर नेगेटिव साइन shows that force is of opposing nature। मूव करते हैं लास्ट एग्जाम्पल की तरफ इस चैप्टर की, वर्क एग्जाम्पल 7। अ साइक्लिस्ट इज मेकिंग अ टर्न अलोंग अ सर्किल ऑफ रेडियस 20 मीटर। एक साइक्लिस्ट है, वो एक सर्किल के अलोंग जो है एक टर्न ले रहा है और उस सर्किल का जो रेडियस है वो कितना है 20 मीटर है, एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, और उस साइक्लिस्ट की स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। इफ द कंबाइंड मास ऑफ द साइक्लिस्ट प्लस द साइकिल इज 60 kg, यानी जो साइकिल बंदा चला रहा है उसका मास और साइकिल का मिला के मास कितना है 60 kg है। कहता है कैलकुलेट द स्टैटिक फ्रिक्शन दैट रोड एक्सर्ट्स ऑन द टायर। बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे कितनी होगी जो रोड अप्लाई कर रहा है किसके ऊपर, साइकिल के टायर्स के ऊपर। तो सबसे पहले तो डेटा बनाते हैं। डेटा में आपको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले एक रेडियस दिया हुआ है जो कि सर्किल का कितना है 20 मीटर, उसके बाद आपको दी हुई है स्पीड दी हुई है, v दिया हुआ है कितना 5 मीटर पर सेकंड, और एक कंबाइंड मास साइक्लिस्ट और साइकिल दोनों का मिला के दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 60 kg। फिर कहता है बताओ कैलकुलेट द स्टैटिक फ्रिक्शन दैट रोड एक्सर्ट्स ऑन द टायर। बताओ Fs कितना होगा इधर। देखो मान लो कि ये सर्किल की जो बात कर रहा है ना, ये जो साइक्लिस्ट है ये एक चौरंगी के ऊपर साइकिल को घुमा रहा है और इसकी स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकंड है। आपको याद होगा मैंने क्लास के अंदर बताया था कि जब भी बॉडी किसी सर्कुलर पाथ के अंदर ट्रेवल करती है ना, यानी सर्कुलर पाथ पे चल रही होती है, तो वो जिस फोर्स की वजह से चल रही होती है उस फोर्स को आप क्या कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि उसका डायरेक्शन हमेशा इनवर्ड होता है बॉडी का, क्योंकि वो चौरंगी की तरफ आपने कभी भी देखा होगा, आप कभी भी बाइक भी चला रहे होगे तो आप जब भी चौरंगी से बाइक घुमा रहे होते हो तो आपका जो डायरेक्शन होता है वो उस चौरंगी के सेंटर की तरफ होता है, और ये जो मोशन आप परफॉर्म कर रहे हो तो ये मोशन किसकी वजह से हो रहा होता है, कौन सी फोर्स की वजह से हो रहा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से हो रहा होता है, ठीक है। मैंने आपको सब ब्रीफ बताया था वहाँ पे कि सेंट्रीपिटल फोर्स में जो है डायरेक्शन इनवर्ड होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में आउटवर्ड होता है, ये सब हम वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो इस केस में जो स्टैटिक फ्रिक्शन टायर्स के अंदर प्रोड्यूस हो रही होगी, जो रोड लगा रही होगी टायर्स के ऊपर, वो किसके बराबर होगी, फ्रिक्शनल फोर्स विल बी अल्टीमेटली इक्वल्स टू एफ सी, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स।
यानी कोई भी चीज़ अगर कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में घूम रही होती है तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से घूम रही होती है, तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही होगी, एफएस स्टैटिक फ्रिक्शन जो प्रोड्यूस हो रही होगी, वो भी किसकी वजह से ही हो रही होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही हो रही होगी। तो हम कह सकते हैं कि इन दिस केस स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड आप ये बात जानते हो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय एफ सी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इधर मैं आपको मेंशन करके भी दिखा देता हूँ एक दफ़ा। Here static friction is equals to centripetal force। मैथमेटिकली चाहो तो आप लिख सकते हो एफ एस इज इक्वल्स टू एफ सी। तो अब इसको जो है सिंपल सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले से सॉल्व कर लो। क्या होगा, एफ सी बराबर होता है किसके, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एफ सी निकालना है, इसको ऐसे रख दो। एम कितना है आपके पास, 60 kg। वी कितना है आपके पास, 5 मीटर पर सेकेंड। और भाई इसको स्क्वायर के साथ डाला करो, ये मैंने अक्सर बच्चों को देखा है ये सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले में मिस्टेक करते हैं। वी स्क्वायर है तो जो उसकी वैल्यू होगी उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। ये अभी आप फॉर्मूले में अक्सर बच्चे जो है स्क्वायर डालते हैं, लेकिन जो है वो कैलकुलेटर में करते वक्त जो है 5 या फिर वी का स्क्वायर करना भूल जाते हैं। ये स्क्वायर है भाई, और से डिवाइड करा दो, रेडियस कितना है, 20 मीटर। अब ऊपर पहले 5 का स्क्वायर करो, फिर उसे मल्टीप्लाई कराओ 60 से, तो ऊपर वाली वैल्यू आपके पास क्या आएगी, ये आ जाएगी 1500, और नीचे आपके पास क्या है 20। 1500 को डिवाइडेड बाय 20 करो तो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स निकल के क्या आ जाएगी, 75, और फोर्स का यूनिट न्यूटन। ठीक है।